हाय दोस्तों, मैं हूं अमृता और मैं हाजिर हूं डाइवर्जेंट का सेकंड पार्ट इंसर्जेंट लेके। मूवी को काफी एक्साइटिंग करने के लिए कहानी काफी बदल दी गई है, तो मैं मूवी और नॉवेल में क्या चीजें अलग अलग है वो भी आखिरी में बताऊंगी। तो कहानी जो लास्ट पार्ट में थी उससे कंटिन्यू होती है। जो भी लास्ट टाइम मूवी में अटैक हुआ था उसको 5 दिन बीत गए हैं। यहाँ पे जिनीन ने पूरी सिटी में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था और उसे सारे डाइवर्जेंट इंक्लूडिंग फोर और ट्रेस इनको मार डालना था। इसी दरम्यान जिनीन के लोगों को एक अजीब तरीके का बॉक्स मिलता है जिसपे हर एक ग्रुप के सिंबल्स थे। ऐसा कहा जाता है कि ये बॉक्स दरअसल शहर के फाउंडर्स का एक सीक्रेट मैसेज था। उनका पर्पस क्या है, किस लिए ये शहर बना था, ये सारी चीजें थी। लेकिन उस बॉक्स को ओपन करना या उसके मैसेज को डिक्रिप्ट करना इतना आसान नहीं था। उनके लिए उनको डाइवर्जन की जरूरत थी, इसीलिए ट्रिस को पकड़ना अब जिनीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो दूसरी जगह पे कैलेब, फोर, ये तीनों भी एमिटी फार्म्स में एक जगह पे छुप के बैठे थे। एब्निकेशन का पूरा सेंटर तबाह हो गया था, वहाँ के लोग मारे गए थे, जिसके लिए ट्रिस खुद को जिम्मेदार समझ रही थी कि एज अ बीइंग डाइवर्जन उसके कारण पूरा ये ग्रुप तबाह हो गया है। लेकिन वहाँ पे भी उनको शांति से रहने नहीं मिलता। एरिक और मैक्स वहाँ आके इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये लोग चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फायरिंग बहुत ही चल रही थी एंड शायद ये लोग मारे भी जाते, लेकिन तो तभी एकदम ही किक मूवी के सलमान खान की तरह फोर भी अपना स्टंट करता है और ट्रेन के उस पार चला जाता है और ये तीनों भी ट्रेन में चढ़ के वहाँ से भागने की कोशिश करते। लेकिन ट्रेन में एक अलग ही प्रॉब्लम थी। दरअसल ये ट्रेन फ्रैक्शनलेस यानी जो बिना किसी ग्रुप के लोग थे उनके टेरिटरी में जा रही थी, तो उनके लोग थे वो लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि फोर का असली नाम टोबियस ईटन है तो ये लोग उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि फोर की माँ एवलिन फिक्शनलेस ग्रुप जो है उनकी लीडर थी। कि बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि वो फोर की माँ है। अपने लीडर के पास यानी एवलिन के पास इन तीनों को भी लेके जाते हैं और फोर अपने माँ को जिंदा देख के काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सालों पहले ही उसकी माँ गुजर गई थी। तभी उसकी माँ बताती है दरअसल मार्कस यानी फोर के जो पिता थे वो बहुत ही अब्यूजिव थे, इसीलिए एक दिन परेशान होकर उन्होंने अपनी मौत फ्रेम की थी। फोर तभी 6 साल का बच्चा था और उसे अपने पिता के साथ छोड़ के चली गई थी। आगे जाके वो फैक्शनलेस ग्रुप की लीडर बन जाती है। ये सुन के फोर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे एवलिन फोर की मदद करने के लिए रेडी होती है कि वो इरोडाइट के अगेंस्ट अपनी जो भी आर्मी है उनको लेके लड़ेगी, लेकिन फोर रेडी नहीं होता। अब यहाँ पे अगले दिन तीनों भी फैक्शनलेस की टेरिटरी से निकल जाते हैं कैंडर जाने के लिए, जहाँ पे बाकी के डॉन्टलेस लोग हैं वो रह रहे थे, जैसे कि टोरी और क्रिस्टीना भी वहीं पे थे। लेकिन कैलेब जो था यानी ट्रिस का भाई, वो ऑलरेडी डिप्रेस था, परेशान था कि उसके पेरेंट को उसने खो दिया है, तो वो इनके साथ कंटिन्यू नहीं करता, वो अपने अपने रास्ते चला जाता है। कहीं ना कहीं वो भी अपने बहन को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा था कि इसी के कारण सब कुछ हुआ है और उसी के कारण पेरेंट्स भी गुजर गए हैं। फिर ये दोनों भी कैंडर चले जाते हैं, जहाँ पे वो क्रिस्टीना और टोरी से मिलते हैं। यहाँ पे क्रिस्टीना मिलने के बाद ही पूछती कि उसे विल के बारे में कुछ पता चला क्या। विल क्रिस्टीना का बॉयफ्रेंड था। यहाँ पे दरअसल लास्ट पार्ट में ट्रिस ने ही विल को मार डाला था, क्योंकि वो हिप्नोटाइज होके इनके ऊपर ही हमला करे जा रहा था उस प्रोग्राम के कारण। लेकिन वो ये बात क्रिस्टीना से छुपाती है। अभी छोटे से गेट टुगेदर के बाद कैंडर का लीडर जैक इन लोगों को पकड़ता है और उसे जिनीन के हवाले करने वाला था, क्योंकि जिनीन ने पूरे शहर में ये बता दिया था कि फोर और ट्रिस ने ही एब्नेगेशन पे हमला किया था। लेकिन फोर यहाँ पे उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई पहले सच जान लो क्या हुआ था। तो जैक उसे एक मौका देता है और फोर पे ट्रूथ सीरम इंजेक्ट करवाता है जिससे वो सच बोल सके। तो वो उन्हें सारे इवेंट्स बताता है कि कैसे क्या हुआ था और फोर को फ्री किया जाता है। लेकिन जब ट्रिस की बारी आती है तब वो ऑलरेडी गिल्ट में थी कि उसके पेरेंट्स मारे गए, तो वो बहुत ही रोने लगती है और आखिर में बोल देती है कि मैंने ही अपने दोस्त विल को भी मार डाला है। ये सुनने के बाद तो क्रिस्टीना भड़क जाती है। लेकिन जो नॉवेल है उसमें थोड़ी सी स्टोरी अलग है। ट्रिस अभी एक डाइवर्जेंट रहती है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, वो सीरम को पूरी तरीके से रेजिस्ट करती है, बट वो सच्चाई बता देती है विल के बारे में, क्योंकि उसे खुद बताना था अपने दोस्त। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे जिनीन अपना बॉक्स ओपन करने के लिए एक लड़की को लेके आती है, वो भी डाइवर्जेंट रहती है, उसके ऊपर टेस्ट करने लगती है। लेकिन वो लड़की इतनी कमजोर हो जाती है, वो वहीं पे गुजर जाती है। काफी फ्रस्ट्रेट होती है जिनीन। लेकिन उसी दरम्यान पीटर जो फोर के ग्रुप में था वो आके जिनीन से मिलता है ताकि वो सर्वाइव हो सके और वो सारा लोकेशन इनका बता देता है। इनफैक्ट वो ट्रिस की कमजोरी भी बता देता है कि अगर इसको सताना है तो इसके आसपास के लोगों को मार डालना है, और उसी तरह वो नया प्लान बनाती है। और इस नए प्लान के अनुसार एरिक और जो मैक्स रहता है वो चुपके से कैंडर के जो लोग थे उनके ऊपर हमला करता है और एक सजेशन सीरम यानी हिप्नोटिज्म का जो सीरम था वो इन पे इंजेक्ट करता है और लोगों को एक एक करके स्कैन करने लगता है कि इसमें डाइवर्जेंट है या नहीं। जो भी डाइवर्जेंट मिल रहा था उन सबको वो मार रहा था, लेकिन ट्रिस ये देख नहीं पाती, इसीलिए वो सामने आती है। तो जब इसको स्कैन करते तब वो 100% डाइवर्जेंट दिखाई देती है, यानी ट्रिस उस बॉक्स को ओपन कर सकती है, इसीलिए इसको पकड़ के लेके जा रहे थे। लेकिन फोर वहाँ पे आता है, वो उसकी जान बचाता है और एरिक को उधर ही मार
डालता है। थोड़े वक्त के बाद जो बाकी के लोग थे वो इस सीरम को एक्टिवेट करते हैं। अब ये सीरम क्रिस्टीना, एक छोटा लड़का और मैडलिन नाम के एक लड़की को लगाया था। अब ये तीनों भी हिप्नोटाइज होके एक ऊपर ऊंचाई पे जाते हैं और एक ही बात बोलने लगते हैं कि ट्रिस को हमारे हवाले कर दो वरना हर रोज यहाँ पे मौतें होंगी। और वो कूदने ही वाले थे, लेकिन टोरी और ट्रिस दोनों भी बहुत जोर से भागते हैं और इनकी जान बचाते हैं, लेकिन मैडलिन जो थी वो वहीं पे गुजर जाती है। आई मीन यहाँ पे इतने लोग खड़े थे यार, अगर वो आते तो भी वो बेचारी लड़की बच जाती, बट कोई नहीं आता। अब इस वक्त में क्रिस्टीना को समझ आता है कि जब कोई भी हिप्नोटाइज होता है वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है और वो उसे माफ कर देती है। अब बाकी लोगों की मौतें ना हो इसके लिए फोर और ट्रिस एवलिन के पास जाने का सोचते, उससे मदद मांगेंगे, लेकिन ट्रिस काफी गिल्टी थी कि उसके कारण और एक मौत हुई है, इसीलिए वो बीच में ही अपना रास्ता बदल के खुद को जिनीन के हवाले कर देती है। जिनीन उसे इमीडिएटली पकड़ के सिमुलेशन रूम में लेके जाती है और तभी वहाँ पे ट्रिस अपने भाई को देखती है, मतलब वो वापस अपने पुराने टीम में शामिल हुआ था। यहाँ पे अपने बहन के बचाव में वो आता नहीं है, इनफैक्ट वो उसे ये कहता है कि हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सीख बताई थी मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, मैं अभी सेल्फलेस हूँ, अब बाकी लोगों को बचाने के लिए मैं तुम्हें बलि का बकरा बनते हुए देख सकता हूँ, सो प्लीज प्रोसीड। फिर बेचारी वो ट्रिस चली जाती है सिमुलेशन रूम में। वहाँ पे कई सारे वायर्स उसके शरीर पे अटैच होते हैं उसके नर्व सिस्टम को कैप्चर करने के लिए, और जो बॉक्स का सिमुलेशन था उसको वो कनेक्ट होती है। वो बॉक्स हर एक फैक्शन यानी उस ग्रुप से बना हुआ था। उसके सीक्रेट ओपन करने के लिए ट्रिस को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो ट्रू डाइवर्जेंट है और हर एक ग्रुप के टेस्ट पे उसे खरा उतरना पड़ेगा, तभी वो बॉक्स खुल सकता है। तो पहले सिमुलेशन टेस्ट था डॉन्टलेस का, जहाँ पे पूरा शहर बंजर बना था, और तभी अचानक से ट्रिस को नेटली यानी उसकी माँ एक बिल्डिंग में दिखती है। उसकी जान बहुत ही खतरे में थी। जब वो उसे बचाने के लिए जाती है तब अचानक से वो पूरे बिल्डिंग को आग लगने लगती है। ये जब दौड़ती है अपने माँ को बचाने के लिए तब वो पूरी बिल्डिंग हवा में उड़ने लगती है। भागते हुए ट्रिस उस बिल्डिंग का एक पाइप पकड़ती है और उसके टॉप पे जाती है और अपने माँ को बचाती है। ये जो टास्क करती है वो डॉन्टलेस का काम था, यानी पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना, वही ट्रिस करती है और इस टेस्ट में पास होती है। काफी इश्यूज होते हैं, स्ट्रगल होता है अपने माँ को बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों ये जो पूरे सीन दिखा है ना, जिस तरीके से वो जंप मार रही है एंड ओवरऑल जो इफेक्ट डाले गए हैं ना, माइंड ब्लोइंग है। लिटरली गेम के इफेक्ट से ये कम नहीं था। आखिरी के कुछ पल वो अपने माँ के साथ बिताती है और जो भी वो देख रही है ये सब कुछ वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा था। उसका भाई भी अपने माँ को देख के इमोशनल होता है। माँ उसे समझाती है कि तुम्हें हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ, जिससे वो कैंडर की टेस्ट पास करती है। लेकिन जैसे ही वो आँख खोलती है सिमुलेशन रूम में पूरा हमला हो रहा था और फोर वहाँ आके उसको बचाता है। इसी दरम्यान पीटर जो इनका दोस्त था वो सामने दिखाई देता है। फोर उसको मारने ही वाला था, लेकिन ट्रिस उसे रोकती है और कहती है कि इसकी जान छोड़ दो। लेकिन थोड़ी आगे जाने पर उसे पता लगता है कि ये फोर नहीं है, ये भी एक सिमुलेशन है, जिससे वो एरोडाइट की टेस्ट पास करती है। और तो और पीटर की जान उसने बचाई थी, इसके कारण वो एब्नेगेशन की टेस्ट भी पास करती है। अगले पल में वो खुद को जिनीन के सामने पाती है और जिनीन उसे काफी उकसाने लगती है और ट्रिस बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उस पर हमला करती है। लेकिन तभी पता चलता है कि वो जिनीन नहीं थी, वो भी शायद एक टेस्ट थी, सिमुलेशन था। वो बिल्डिंग पूरी एक्सप्लोड हो जाती है एंड वहाँ से धीरे धीरे ट्रिस नीचे गिरने लगती है। और दोस्तों वैसे ही रियल लाइफ में भी वो तड़पने लगती है, उसके कान नाक से पूरा खून आने लगता है, लेकिन जिनीन उसे सिमुलेशन से नहीं निकालती। अब यहाँ पे वो ग्राउंड में गिरने के कारण वो बेहोश हो जाती है और उसे रेस्ट करने के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पे पीटर को जब पता लगता है कि इवन इन सिमुलेशन इतना सब कुछ होने के बावजूद ट्रिस ने उसकी जान बख्श दी थी, तो वो शॉक होता है और उसे गिल्टी महसूस होने लगता है और वो उसकी मदद करने का सोचता है। इसलिए जहाँ पे उसकी रेस्टिंग रूम थी वहाँ पे वो फोर और उसके लोगों को लेके आता है ताकि वो ट्रिस को बचाए। लेकिन जैसे ही ट्रिस को होश आता है वो खुद भी अभी क्यूरियस थी कि ऐसा क्या है उस बॉक्स में कि एक डाइवर्जेंट ही खोल सकता है, ऐसे कौन से सीक्रेट है। अब ये जानने के लिए उसे टेस्ट लेना था। फिर पीटर उसकी मदद करके उसे सिमुलेशन रूम में लेके जाता है। अब आखिरी टेस्ट थी एमिटीज ग्रुप की, लेकिन जैसे ही सिमुलेशन में वो एंटर करती है उसे उस इंसान से लड़ाई करनी थी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। उसे पहले तो लगता है कि वो जिनीन है, लेकिन वो जिनीन को कहती कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगी। तो वो उसे बताती है कि तुम मुझे सबसे ज्यादा हेट नहीं करती, तुम उस इंसान को करती हो, और सामने उसे उसी का रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। यानी यहाँ पे ट्रिस खुद से ही बहुत ज्यादा गुस्सा थी, नफरत करती थी वो, और दोनों भी ट्रिस एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। लिटरली सब कुछ तहस महस हो जाता है और वैसे ही रियल लाइफ में ट्रिस भी तड़प रही थी। काफी लड़ाई होने के बाद रियल ट्रिस को फिर पता चलता है ये सब कुछ उसकी गलती का नतीजा नहीं है, उसके माँ का वो मैसेज उसे याद आता है और कभी ना कभी वो खुद को माफ कर ही देगी। अब ये चीज जब उसके दिमाग में आती है तो वो टेस्ट भी वो पास करती है और वो सारा सीक्रेट जो रहता है बॉक्स का वो
अपने आप अनलॉक होता है और उसे डिस्ट्रॉय वर्ल्ड में एक लेडी का होलोग्राम आता है। ये सारी चीजें सिमुलेशन रूम में से सारे लोग देख रहे थे और यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है। वो लेडी सबको बताती है कि करीब करीब 200 साल पहले पूरी दुनिया बर्बाद हुई थी। तब लोग एक दूसरे से ही लड़के बहुत ही बेरहमी से एक दूसरे को मार रहे थे। उन्होंने अपने वैल्यूज, विजडम, सोसाइटी के रूल्स, ये सब कुछ वो भूल गए थे। इसीलिए वर्ल्ड के कुछ जो लीडर्स थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक सोसाइटी बनाई थी जिसमें उन्होंने इंसानों को उनके कोर वैल्यूज के साथ डिवाइड किया। यानी एक सेल्फलेसनेस हो या फिर एक स्मार्ट लोगों का ग्रुप या फिर एक सिर्फ खेती करने वाला ग्रुप, ये देखने के लिए कि क्या अगर लोगों को ऐसे डिवाइड किया तो क्या ये अपने जो कोर वैल्यूज है, जैसे एक इंसान को रहना चाहिए, वो वैल्यूज वो समझ पाएंगे क्या और एक दूसरे से लड़ना बंद कर पाएंगे। यानी इन शॉर्ट वो इंसानियत को वापस अपने कोर वैल्यू में ला सकते हैं या नहीं। अब ये प्रोग्राम उन्होंने बनाया और जो अभी भी सही से लोग थे उनकी एक टेस्ट ली गई कि कौन से प्रोग्राम में ये लोग फिट बैठ रहे हैं और उनको इस प्रोग्राम के तहत एक नई आइडेंटिटी दी, उन्हें क्या करना है वो समझाया। अब यही लोग आगे जाके वो 5 ग्रुप में डिवाइड हुए थे और अभी भी वही उनकी लाइफस्टाइल चल रही थी। लेकिन था तो ये एक्सपेरिमेंट, राइट, कभी ना कभी तो ये अंत होने वाला था। तो इसका आखिरी पहलू या उसका मेन इंटेंशन यही था कि इन लीडर्स को इन्हीं ग्रुप में से एक ऐसा इंसान ढूंढना था जिसमें सारे मूल्य हो, यानी ये जो 5 मेन ग्रुप है उसके सारे गुण हो, एक पावरफुल डाइवर्जेंट। जब ऐसा कोई डाइवर्जेंट और पावरफुल लीडर सामने आएगा तभी बीच की दीवार तोड़कर जो बाहरी दुनिया है उनको ये लीडर गाइड करेगा उसके कोर वैल्यूज से कि कैसे लोगों को जीना है, उनकी सैनिटी वापस लाएगा और जो भी झगड़े चल रहे थे वो मिटाने की कोशिश करेगा ताकि इंसानों पे से पागलपन का भूत उतर जाए। अब ये सारा मैसेज था वो लेडी देती है। ये सुनने के बाद तो जेनिन का तो मतलब उसका पूरा प्लान ही चौपट हो गया, राइट, क्योंकि जेनिन का प्लान यही था कि ये जो 5 ग्रुप है उनको लीड करना, बाकी की दुनिया भाड़ में जाए। इसीलिए वो बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है एंड इन लोगों को मार डालने के ऑर्डर्स देते हैं। लेकिन तभी एवलिन वहाँ पे हमला करती है और इन लोगों को बचाती है और ये लेडी का सारा मैसेज पूरे ग्रुप के लीडर्स को हर जगह डिस्प्ले हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है उनके प्रोग्राम्स के बारे में और ये पूरे जो दीवार रहती है उनको खोल देते हैं ये लोग, होपिंग कि ट्रिस अब उन सबको गाइड करेगी कि उनके कोर वैल्यूज क्या है, कैसे रहना है उनको बिना झगड़े के, शांति से। और आखिरी में एल्विन जेनिन को मार डालती है उसके इविल काम की वजह से और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। वेल, मूवी एंड नॉवेल की अगर बात करें तो दोनों में काफी अंतर है। यहाँ पे जो भी 5 टेस्ट बताए गए थे, जो एक पूरी रोलर कोस्टर जर्नी थी ट्रिस के लिए, नॉवेल में कुछ इतना मिर्च मसाला डाल के चीजें नहीं बताई है, काफी सिंपल और जैसे नॉवेल होनी चाहिए वैसी ही है। अगेन मूवी में एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं बताई गई है, जो लेडी आती है होलोग्राम पे वो दरअसल एडिथ प्रायर थी, यानी वो ट्रिस की ग्रैंड मदर रहती है और उसी के शायद जीन्स के कारण कहीं ना कहीं ट्रिस डाइवर्जेंट बनी थी। अगेन जो दूसरा सीन था जहाँ पे क्रिस्टीना जंप मारने वाली थी, टोरियो ट्रिस आके उन लोगों को बचाती है, वो सीन भी काफी अलग था। वहाँ पे दरअसल क्रिस्टीन नहीं थी, वहाँ पे कोई 2 अलग से बच्चे थे और क्रिस्टीन और ट्रिस जाके उन लोगों को बचाती है। मूवी में आई डोंट नो काफी चीजें अलग है। और दोस्तों थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।